नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और अब हम बात कर रहे हैं कि आपका शिक्षा मनोविज्ञान या बचपन और बाल्यावस्था गाइडेंस एंड काउंसलिंग और आपका शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे और साथ ही आपकी क्रिएटिव एंड इनकल्सिव एजुकेशन जो बीएड 4 सेम का पेपर है, इन सभी में आपको एक चीज़ पूछी जाती है कि अधिगम निषक्त बालकों के प्रकार और उनकी समस्याएं जो हैं वो क्या होती हैं और उनके समाधान हमको किस प्रकार से करने पड़ते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो अधिगम निषक्त बालक जो होते हैं वो कौन से होते हैं? पहली चीज़ तो ये है कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो क्या कहलाती है। तो जब बालक किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित होता है और जब वो सीखने में अक्षम होता है, तब हम इसको कहते हैं अधिगम निषक्तता। और ये किसी भी प्रकार की हो सकती है। इसके प्रकार पूछे गए हैं कि कुछ कठिनाइयाँ होती हैं जो मानसिक कमी के कारण नहीं होती, ये शारीरिक कमी के भी कारण होती है और मानसिक कमी के कारण। तो पहला होता है आपकी सामान्य अधिगम संबंधी अक्षमता और दूसरी होती है आपकी जटिल अधिगम संबंधी अक्षमता। सामान्य अधिगम संबंधी अक्षमता जो होती है, इसमें बालकों की उन सामान्य कमियों से तात्पर्य होता है जिनको हम प्रशिक्षण, प्रयत्न या कोशिश के माध्यम से सुधार करके उसको सामान्य बालकों की तरह ला सकते हैं। इनको हम कुछ कौशल सिखाते हैं और उनको सीखने के लिए बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है, तो ये समस्या जो है वो उत्पन्न हो जाती है। और ये काम उसे उचित प्रशिक्षण दे करके अभ्यास के द्वारा हम संपन्न कर सकते हैं। चूँकि उनकी समस्या जो होती है वो सामान्य तरह की होती है, इसलिए वो सामान्य रूप से ही ठीक हो जाती है। दूसरा होती है आपकी जटिल अधिगम अक्षमता। तो इसमें हम उन बालकों की श्रेणी में रखते हैं उन बालकों को इस श्रेणी में जिनको आधारभूत अकादमिक कौशल प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जैसे लेखन अच्छा नहीं कर पाते, वाचन पठन मतलब एकेडमिक जो भी चीज़ें हैं उनको सीखने में ये अक्षम होते हैं। तो इनको हम सिखा करके, बिठा करके, पढ़ा करके और अभ्यास के द्वारा ठीक कर सकते हैं। अब अधिगम निषक्तता की समस्याएं क्या होती हैं? इन बालकों में अधिगम संबंधी कुछ दोष होते हैं, उनके व्यवहार अलग अलग होते हैं। जैसे आधारभूत दक्षता में कई बार संवेगात्मक समस्या का भी सामना करना पड़ता है और सामाजिक अनुकूलन की कमी भी पाई जाती है। कुछ लोग जो हैं वो समायोजित नहीं हो पाते। जैसे पहली समस्या को अगर हम देखें तो पठन संबंधी समस्या, इसमें ग्रस्त बालक जो होता है उसको पढ़ने में असमर्थता होती है, वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता, आरोह अवरोह की कमी होती है और कुछ बालकों पर इनका गंभीर प्रभाव होता है। कई तो बिल्कुल लिखने और पढ़ने में पूर्णतः असमर्थ होते हैं, तो इनको हम शब्द अंधता के नाम से भी बुला सकते हैं। फिर है आपकी लेखन संबंधी समस्या। तो कुछ विद्यार्थी जो होते हैं उनको लिखने में बहुत दिक्कत होती है। ये भी दो तरह से होती है चीज़ें, सामान्य भी होती हैं और गंभीर भी होती हैं। जिनमें ये समस्या सामान्य श्रेणी में होती है उनको तो हम आसानी से सिखा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी स्थिति असामान्य होती है। तीसरी समस्या होती है संप्रेषण संबंधी समस्या। इसमें विकार ग्रस्त बालक जो होता है लिखने में, बोलने में, पढ़ने में और समझने में भी कठिनाई का सामना करता है। इसमें बोली गई, लिखाई गई भाषा को समझने में बच्चे को बहुत समस्या होती है, तो कई बार बालक जो है वो संकेत के द्वारा ही समझ पाता है। संख्या संबंधी समस्या, इसमें गणितीय क्रियाएं करने में बच्चा जो होता है वो सक्षम नहीं हो पाता। ये भी दो प्रकार से होती हैं, साधारण और असाधारण। तो बहुत तरह के बालक होते हैं जो सरल सरल चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं और कुछ बालक होते हैं जिनको बहुत सरल सवालों को भी हल करने में दिक्कत होती है। तो इस प्रकार की अधिगम निषक्तता जो है वो होती है। अब हम इन समस्याओं का समाधान कैसे करें? तो पहला है व्यवहारिक निर्देशन विधि है,
जिसमें हम बच्चों की समस्याओं को पहले एक शैक्षिक वातावरण तैयार करके उनसे बात करते हैं, समस्याओं को समझते हैं और उसके बाद हम उनके व्यवहार में परिवर्तन ला करके उनको धीरे धीरे हम सिखाते हैं और लक्ष्य केंद्रित करके उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। बार बार उनका आकलन करते हैं और फिर उनकी इन समस्याओं को दूर कर देते हैं। इसमें हम दंड और पुरस्कार को भी शामिल करते हैं, ताली बजवाते हैं कि वाह बेटा आपने बहुत अच्छा लिखा। फिर होता है संज्ञानात्मक व्यवहार परिवारजन विधि। इसके विकास में प्रमुख श्रेय जो वुडको, वास्पी, पर्ल, डगलस इनको जाता है, क्योंकि इसमें हम संवेगशीलता को कम कर देते हैं। जैसे अगर हमें पता है कि कोई बच्चा जो है वो किसी चीज़ को किस प्रकार से नहीं सीख पाता है और वो क्या करता है, क्या कहाँ गलती करता है, तो हम प्रशिक्षण तकनीकी का यूज़ करते हैं और हम उसकी संवेगशीलता को कम करके उस पर नियंत्रण करके उसको बार बार टुकड़ों में उन चीज़ों को सिखाते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से गणितीय क्रियाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान में हम ऐसे ही करते हैं कि पहले हम परिमार्जन विधि का प्रयोग करते हैं, उसके बाद गणितीय समस्या के लिए हम स्वनिर्देशन विधि का प्रयोग करते हैं। मतलब हम उसको बताते हैं, कई बार हम उसको खुद एक टास्क देते हैं और उसको सुधारने को और करने के लिए कहते हैं। फिर आता है आपका अध्ययन शैली पर सक्रिय बल। तो बच्चा कैसे पढ़ता है, उसकी शैली क्या है, उस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि प्रशिक्षण की योजना बनाते हैं और वो कैसे लिखे, कैसे पढ़े, समय का कैसे ध्यान रखे, ये देते हैं। फिर लेखन आयामों पर निर्देशन। वेस्टर और स्कार डालमिया ने अपने मतलब लेखन आयाम जो हैं उनको हम बताते हैं कि आपके शब्द कैसे होंगे, लाइनें कैसी होंगी, कहाँ हमें ऊपर लिखना है, कहाँ हमें नीचे लिखना, कितना छोटा लिखना है, अंडरलाइन कहाँ खींचना, इन सब चीज़ों को हम बताते हैं और धीरे धीरे उसको लिखने को देते हैं। बार बार उसी से कहते हैं कि आप चेक कीजिए, तो वो सुधार होता है। फिर कंप्यूटर निर्देशन विधि में इसमें हम मशीनों का प्रयोग करके बच्चों को चीज़ों को सिखाते हैं, जिसमें बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे जो निर्देश दिए जाते हैं उनको करके सक्षम बन जाता है। इसी में कंप्यूटर के कौशलों का विकास भी हम करते हैं। अभ्यास की आदत का विकास करते हैं, बच्चे को रोज़ एक टास्क देते हैं और वो जो है वो उसको करने में सक्षम हो जाता है। उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया के उपयोग पर बल देते हैं। यहाँ पर हम कंप्यूटर के सहज संचालन और सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम धीरे धीरे उसको चीज़ें बताते हैं कि आप इसके माध्यम से ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो जो बच्चा है वो अपने आप को धीरे धीरे सक्षम करने लगता है और अक्षमता जो है वो दूर हो जाती है और अधिगम की दक्षता को वो प्राप्त कर लेता है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिनके द्वारा बच्चा जो है वो अपनी गलतियों को सुधार सकता है और उद्देश्य के अनुसार हम इनके अंदर रचनात्मक क्षमताओं का विकास कर देते हैं और बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं और अधिगम निःशक्तता को हम आसानी से दूर कर देते हैं। जो इसमें कई प्रकार की हमने देखी थी अधिगम निःशक्तता थी। तो इस प्रकार से हम आपकी अधिगम निःशक्तता को दूर करने में सफल हो सकते हैं, एक शिक्षक के रूप में और एक विद्यार्थी के रूप में। आज के लिए बस इतना ही। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भी लोगों को भेजें ताकि सभी को इससे फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।